अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर शो। और मेरी तरफ से आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। और मैंने महफिल बड़ी ज़बरदस्त सजाई हुई है, आपने देख लिया। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। इस तरफ मेरे मौजूद है मथीरा, वन एंड ओनली, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनके साथ सारा काज़मी मौजूद है जो हमें स्टार्स का अहवाल बताती हैं, आगे क्या होने वाला है मुस्तकबिल बताती हैं। और इस तरफ जनाब सलीम आफरीदी साहब, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे ज़बरदस्त से मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और बातें बहुत सारी होंगी। ईद की खुशियाँ जो हमने बांटनी है, और मीठी तो नहीं, बड़ी चटपटी ईद है। तो आप सब मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ मथीरा, ईद कैसे मनाती हैं? ईद, बकरा ईद तो बंद होकर ही मनानी चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे बहुत आई एम वेरी सेंसिटिव, और जो हाल होते हैं रोज़ के, और बस मैं बोलती हूँ आजकल के दौर पर है ना, आईफोन की कुर्बानी दो, वो ज़्यादा लोग रोएंगे। बकरे तो लोग उनको बस काट ही देते हैं शशके। नहीं तो वैसे आपका माशाल्लाह छोटा जो बेटा है, हाँ, वो तंग नहीं करता कि बकरे आए उनके साथ खेलूं टहलाऊं? घर में तो आते होंगे बकरे फिर? नहीं 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 नहीं, मैं एक दफ़ा हमने लिए थे, आई बिलीव पिछले साल, हाँ, और वो इतना रोया था, इतना रोया था, इतनी कहानियाँ बनानी पड़ी, बकरे वहाँ गए घूमने, यहाँ गए वहाँ गए। मतलब ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सेंसिटिव सी चीज़ होती है, हर इंसान नहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता। ज़्यादातर आई बिलीव हिस्से दे दो किसी जगह पर, वो उधर आप अपना एक अमाउंट दे दो। एंड बीइंग वुमेन इन द हाउस, आई बिलीव बच्चे भी छोटे हैं, उनके साया के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। ये भी सही है, वैसे ये भी सही है। पता है इससे ये होता है कि आपको ज़रा सफाई भी कम करनी पड़ती है, घर में इतना नहीं फैलता, हाँ, जो हमें समेटना पड़े। लेकिन जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो फिर मजबूरन हमें जाना भी पड़ता है और जानवर लेके भी आना पड़ता है। और जब वो कटता है तो फिर हम कोशिश करते हैं बच्चे सोए हों तो सुबह सुबह ही कट जाए, वरना उठ के रोएंगे। हाँ। सारा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? बस सुबह को वही तैयारियां हो रही होती है। मेरे डैड की साइड पे होती है कुर्बानी, तो इट्स लाइक वहाँ पर होता है, इतना घर में काम नहीं होता हमारे। तो इट्स लाइक फन, फूड एंड एवरीथिंग, वो वाली चीज़ें होती है। तो ऑन द लाइटर साइड ये वाली चीज़ें हो रही होती है। चले, मैं खवातीन से ये लाजमी पूछूंगी कि लाइटर साइड पर तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब मेहमानों की आमद शुरू होती है तो खवातीन को काम भी बहुत करना पड़ता है। भले कहीं और हिस्सा हो, भले कहीं और कटा हो, लेकिन आता जब वो घर है तो पकाना भी पड़ता है। तो सलीम साहब, आप मुझे बताएं, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, कौन सा जानवर गिराया है? कौन सा जानवर गिराया वाकई? क्या गिराया? मैं गिराया नहीं है, जिबा किया है। अच्छा, जिबा। हाँ, जिबा। जिबा नहीं, जिबा। जिबिया, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुर्बान, जो आप बोल रहे हैं वो किया है। तो बकरा माशाल्लाह। लेकिन होता यही है कि जो मतीरे ने बताया कि जानवर रखना और पालना, और फिर लास्ट ईयर बकरा लाए थे हम, बड़ा तगड़ा बकरा था, और बेगम को भी बड़ा शौक़ था, उन्होंने घर के दरवाजे पे बांध दिया, और फिर 15 दिन हर कमरे में ऐसा लग रहा था बकरा यहाँ मौजूद है। अल्लाह। अच्छा, पता है मथीरा, हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो तकरीबन 2 हफ्ते फिर गोश्त नहीं खाते, उनको स्मेल आती है। वो कहते हैं कि दालें पका लो, सब्जियां पका लो, गोश्त हम नहीं खाएंगे। यहाँ चिकन आ जाती है, नहीं खाते। आपके भी यहाँ कुछ ऐसा सीन होता है या नहीं? हमारे यहाँ मुर्गी बहुत खाते हैं हम शौक से। अच्छा। तो कलेजी अच्छा होता है, कलेजी और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी बात है दैट यू नो, गोश्त की एक स्मेल होती है, और वो बड़ी एक अलग तरीके से आपको पकाना पड़ता है, बेकिंग सोडा और पता नहीं क्या क्या लोग डालते हैं। सो उस तरीके से वो स्मेल हटती है, वरना तो। आपको कुछ है ज़ौक़ पकाने का? कुछ मर्द हजरात भी किचन में बड़ा हाथ बिठाते हैं बेगमात का। नहीं, मुझे खाने का भी इतना शौक़ नहीं है। खाने का भी शौक़ नहीं है? शायद इसी वजह से कि पकाना भी पड़ेगा। तो मुझे जो मिलता है ख़ास तौर पर बकरा ईद पे, तो कलेजी और बाकी जितनी कलेजी हर कोई नहीं पका सकता, कोई कोई पकाना जानता है कलेजी। मेरी औरत बहुत पुराने स्टाइल की है, अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो वो कलेजी बिल्कुल देसी। मेरी जो बेगम है उनका पता ही नहीं लगता कि ये बेगम के हाथ का है या मेरी माँ के हाथ का। अच्छा, माशाल्लाह, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। हाँ जी, बस वो बहनों से मेरी पूछ के, क्योंकि माँ तो है नहीं और ना थी, जब शादी हुई उसके बाद, तो फिर बहनों से पूछ के वो जायका मेरी बेगम ने मेरे लिए तैयार किया,
और हर डिश उसकी जायकेदार होती है। क्या बात है। ये आपको मतीरा, प्यार भी बोल रहा है, हाय, ये बहुत वाकई। ही क्यूट सा है। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज वेरी स्वीट। मतीरा आपके हाथ में कितना जायका है? मेरे हाथ में कोई जायका नहीं है, मैं सिर्फ नोट बना सकती हूँ, खाने नहीं। That is the only thing I can cook money. अरे तो कभी ज़हमत भी की है या ज़हमत भी नहीं की कभी? ज़हमत का मौका ही नहीं मिला। मतलब मेरी माँ बोलती है तुम किचन में जाती हो, पूरा किचन आधा निकला हुआ होता है, भर तो जाता है। इससे बेहतर तुम किचन में जाओ ही नहीं, बाहर रहो। एक तो जलावा खाना, अच्छा, वैसे कभी ऊपर से शौक भी बदबू, नहीं था? फिर बर्तन। कभी शौक भी नहीं था कि मैं पकाऊं या कुछ बनाऊं सबके लिए या बच्चों के लिए? यार शौक नहीं था, नॉट एट ऑल। मुझे खाना बहुत पसंद है। ये अम्मी की वजह से आई बिलीव ये एक बुरी आदत है, क्योंकि माय मॉम इज एन इंटरनेशनल शेफ, तो वो फिर तो हमेशा जरूरत वाकई नहीं पड़ी होगी। तो उनको हमेशा एक चीज ये होती है ना, कुछ देखती हैं रेसिपी तो पहले सबसे पहले बनाकर बोलेंगे कैसे। अब हम उनके बन गए टेस्ट बड्स, तो हमने वो कभी पकाने का नहीं सोचा। मेरी बहन पका लेती है, शी इज वेरी गुड एट कुकिंग बेकिंग, लेकिन मुझसे नहीं होता। तो यानी कि आपको मुकम्मल छुट्टी मिली हुई है किचन हाँ। से, घर में ना आपकी मैं फरमाइशें सिर्फ- पूरी होती होंगी। मैं सिर्फ चाय बना सकती, पठान वाली, कड़क दूध पत्ती, ओ ओ मतलब इतनी अच्छी। अच्छा, हाँ। उसमें ऐसा क्या टैक्टिक आप यूज करती हैं कि वो कड़क वाली हो जाती है? यार मैं उसको दूध में ही बनाती हूँ, एंड देन आई आल्सो ऐड वो जो पाउडर मिल्क होता है ना, वो भी ऐड करती हूँ। और उसे खूब फेंटती हैं आप? वो काफी नहीं होती। नहीं अक्सर कड़क चाय भी लोग बड़ी फेंटते हैं। अक्सर आपने अब ये ढाबों में नहीं देखा कि वो जोर जोर से उसको चला रहा होता है? मैं अगर यूं करूंगी ना, वो सीधा यूं ही जाएगी। इतनी वो नहीं हूँ, अच्छा। इतना नहीं उछाल सकती। कड़क चाय का तो एक ही फार्मूला है कि ज्यादा पकाएं, ज्यादा देर है पकाएं। ना, चूल्हे पर जलने दो, जितना जल सके हाय जलने हाय, दो। और कराची वाले चलते ही चाय से हैं, वो चाय के बगैर चलते नहीं है। तो सारा आपकी क्या एक्टिविटीज़ है? हाथ बटाती हैं, कटिंग में बहुत आप मतलब साथ देती हैं अम्मी का, या फिर हाँ, आई लव शॉपिंग। जिनको लोगों को बहुत टायरिंग लगता है ना, आई लव शॉपिंग वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें करती हूँ। चिकन ऑब्वियसली, चिकन इज लाइक लव, तो वो ज़्यादा हो रही होती है। ये और चिकन जो है ना, चिकन ये हमारी जड़ों में बैठ चुका है कसम से। ये मुझे कभी कभी हैरत होती है, चिकन नहीं था ये वाली चिकन, तब पता नहीं कैसे गुजारा होता बचपन में होगा तो लोगों का। दाल चावल एंड एवरीथिंग। अब तो देखिए प्रीवियस फ्यू इयर्स बैक से चिकन इज लाइक मोस्टली, और फिर स्टेक्स, और थैंक्स टू इंस्टाग्राम उसकी वीडियोस देख देख के यू फील लाइक स्टार्विंग, ऐसे क्रेविंग होती है चीज़ों की, तो वो फिर ट्राई मतीरा, करते आपको रहते हैं। होती है क्रेविंग्स होती हैं? तो किस अरे, तरह की मैं क्रेविंग्स तो होती हैं? खुद तो वाली फूडी इंसान हूँ। मतलब एक होता है ना, आई एम अ फूडी पर्सन। क्या कैसा खाना कैसा पसंद है आपको? हर तरह का, देसी भी, चाइनीज भी, इटालियन, एवरीथिंग? चाइनीज भी, सब कुछ। मतलब ये एक चीज़ है, हमारे घर में नॉर्मली 3-4 खाने बनते हैं, और हर सैटरडे और मेन्यू कौन डिसाइड करता है? बच्चे, ऑल द किड्स। मतलब मेरे 3 बेटे, वो बेचारे लाडलों की वजह से मेरी माँ बार बार खड़ी भी होती है। और माशाल्लाह मतीरा को देख के नहीं लगता कि इनके 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। ये अच्छी बात है ना। ये फिटनेस का राज अब मुझे तो समझ नहीं आ रही। फूडी भी है, फाके कर पतले होने की कोशिश कर रहे हैं। हंस रहे मेरे सारे महंगे कपड़े। सलीम साहब आपको क्या पसंद है? मुझे चिकन के अलावा सब कुछ पसंद है। मैं चिकन नहीं खाता, कराची वाले बड़े का गोश्त बहुत खाते हैं। मैं छोटे का भी बहुत अच्छा खाता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे छोटे का ज़्यादा तो पसंद है। ईद पे क्या फरमाइश क्या होती है आपकी, स्पेशली ईद पे? ईद पे असल में फरमाइश कभी भी कोई नहीं होती, क्योंकि खाने का इतना शौक़ नहीं है। जो घर में पका, बेगम अपने शौक़ से पका रही होती हैं, ये इनको अच्छा लगेगा, इसकी भी तारीफ़ करेंगे। अब मेरा फ़र्ज़ है कि तारीफ़ ज़रूर करूँ जो भी बनाए। तो दावतों पे जाना ज़्यादा होता है या आपके यहाँ सब आते हैं? असल हाँ, नहीं, मेरे यहाँ एक दिन मेरे घर रखी होती है, सारी बहनें आती हैं, और इत्तेफाक ये है कि मेरा थिएटर होता है, तो मैं उस दिन घर पे होता ही नहीं हूँ। ईद की रात को इंतज़ाम सारा कर दूंगा मैं, सब कुछ ऑर्डर, ये सब कुछ टाइम पे मिल जाएगा घर में, लेकिन मैं ही नहीं हूँगा। ग्रॉसरी करने आप जाते हैं या भाभी जाती नहीं हैं? नहीं, बेगम जाती हैं, बेगम सारी खरीदारी करती हैं। कभी रात को अगर आते हुए बोल देती हैं अंडे लेते आइएगा। वो तो एक हर घर की एक चीज होती है, कुछ नहीं तो कुछ। कभी नहीं, आपको रोटियां कहा है लेकर किसी आते ने कि अंडे लेती आना रास्ते में? किसी ने क्या, मैं बहुत दफ़ा अंडे, दूध और ये सारी चीज़ें, जैसे मैं रह जाता है दिन में, मदर in the हेट्स इट, मुझे बहुत क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ कुछ लेने, मेरा इतना बड़ा बिल हो जाता है, फिर अम्मी बोलती है, मैंने बोला था अंडे लेकर आओ। एनी हाउ, इस वक्त हमें टिकटॉक स्टार हरीम शाह भी ज्वाइन कर चुकी हैं। कुछ वजूहात की बिना पर स्टूडियोज़ नहीं आ सकी, उन्होंने ज्वाइन तो हमें स्टूडियो से करना था, लेकिन अब हमने उन्हें बोला कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप आए जनाब, किसी भी तरह आए। तो हरीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ वफा किया, वादा किया आप आई मेरे साथ शो में। बताइए कैसी ईद गुजर रही है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सबको, बोल की पूरी टीम को, और इस वक्त स्टूडियो में आपके साथ जितने भी गेस्ट मौजूद हैं, मतीरा को स्पेशली, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरी तरफ से ईद बहुत सारा मुबारक प्यार आपको दीजिएगा मतीरा को। भाई मेरी प्रोड्यूसर तरफ साहब से- आवाज नहीं हरीम की, मथीरा को उन्होंने ईद मुबारक स्पेशली बोला, उन्हें आवाज तो आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतीरा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और बहुत हरीम, I hope you सारा good, प्यार। मुबारक। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े-बड़े जरूर आती, आपको पता है। जानवरों को ज़िबा आपको करना पता है? इस ईद पर। ये दोनों मनी मतीरा को मेकिंग पता है, मशीन्स आप- आपस में नहीं, मेरा बॉल वो के भी साथ- मशीन ही है। मेरा बॉल के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन है। मैं अक्सर मतीरा के बहुत सारे शोज में आती हूँ, और आपके शोज में जरूर आती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ना बहुत जरूरी और कुछ काम थे जिनकी वजह से मुझे लाहौर आना पड़ा, और मैं स्टक हो गई थी। अच्छा, मेरे और मेरे मैं साथ नहीं मेरे आ साथ सकी, उसके हरीम लिए आई थी, माजरत। और हरीम ने मुझे ये बताया कि उनको सिर्फ पैसे उड़ाने का शौक है। वो बस ये चाहती हैं कि वो उनकी एक आज़ाद ज़िंदगी हो जिसमें सिर्फ ट्रैवलिंग हो और मज़े मज़े के खाने और इन्जॉयमेंट हो। दैट मीन्स कि हरीम के पास भी पैसे बनाने वाली मशीन है जिसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा ही हरीम? नहीं, पैसा देखें इंसान की जरूरत है, और उसके लिए इंसान को जान रहते हैं। पैसा ना हो तो लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। सही। पैसा है तो इस दौर में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। अगर इस दौर में आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछता भी नहीं। तो सबको पैसे के लिए और इस दौर की जरूरियात के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए हर लिहाज से, जिसकी जितनी वसत है अपने वसत के अकॉर्डिंगली सबको मेरे ख्याल में स्ट्रगल करनी चाहिए। तो हरीम, पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल, पैसा होगा तो ज़ाहिर है पैसा कुर्बानी नहीं है भी तो होगी, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के राह में कुर्बान भी करेंगे। या बिल्कुल एग्जैक्टली, पैसा होगा तो आप तो हरीम अभी बताइएगा कैसी ईद जहाँ गुजर रही है, कैसी गुजर रही है? कोई जानवर कौन सा आप लोगों ने कटवाया, क्या माहौल है, और क्या ईद पर होता, की एक्टिविटीज क्या होती हैं? मेरी तो इस वक्त लाहौर में गुजर रही है, क्योंकि पिछली जो छोटी ईद थी मेरी वो मदीना पाक में गुजरी, और बड़ी ईद जो है तो माशाल्लाह। मैंने वैसे हज का प्लान भी किया हुआ था कि इस दफा मैं हज करूंगी और बड़ी ईद वहां पे मनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज आपके मुकद्दर नसीब में नहीं होती तो वो आपको उस वक्त नहीं मिलती होती। लेकिन जो मैंने प्लान किया हुआ था, जो मैंने सोचा हुआ था, वो सब उससे सब कुछ हट के बहुत बिजी गुजरी। कुछ मतलब इधर के काम उधर के काम, और कुछ मेंटली डिस्टर्ब, और बस बहुत उलझनों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर है और हमारा एक फेस्टिवल है, और इस अब तो दिन ईद की उल खुशी अज़हा आ को गई, मनाना जो है ईद तो उल अज़हा आ सुन्नत है। गई अब। बिल्कुल ईद उल अज़हा की बात कर रही हूँ मैं भी, कि ये हमारा एक फेस्टिवल है, एक मसनून दिन है, और इस ईद को मनाना मसनून है। तो इसमें खुशी को हम सबको एंजॉय करना चाहिए, और बॉल के साथ मैं अपना ईद एंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। चले जी, थैंक यू सो मच। मेरे साथ ही रहिए, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है कि बचपन में क्या आप भी जानवर टहलाती थी या फिर ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि पहले हरीम साहब आपसे पूछूं। ये तो बड़े होके भी जानवर टहलाती हैं। इनका जवाब मैं उनसे लेके दूंगी, आपको फिक्र ना करें आप। जानवर तो टहलाने चाहिए, जब तक जानवर हाथ में हो तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और माली हालात भी अच्छे रहते हैं। बहरहाल कौन से जानवर की बात हो रही है? 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले? मकसद अच्छे सेहतमंद जानवर की बात हो रही है, सेहतमंद जानवर। माली तौर पर सेहतमंद। ओके। अच्छा, तो वो आपके हाथ में कौन सा है आजकल? मेरे हाथ में तो जानवर कोई नहीं है, बस बिल्लियाँ हैं, चूहे हुए जो घर में पले हुए। इधर मैं असल में घर में मैंने स्टूडियो बनाया, अभी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि हरीम शाह जब सोशल मीडिया से इतना कमा सकती हैं तो मैं भी उस लाइन पे आ गया हूँ, और घर में मैंने स्टूडियो बना लिया है, और वो अभी शूटिंग शुरू ही नहीं हुई है कि चूहे और छिपकलियाँ पहले से आना शुरू हो गई है। प्राइवेट मेहमान। वैसे मतीरा आप बताएं, आपने कभी बचपन में ईद कैसे गुजरती थी? क्या जानवर टहलाती थी, आते थे जानवर या नहीं? हमारे जहाँ लाइक आई एम फ्रॉम जिम्बाब्वे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत फ़र्क होता है वहाँ की और यहाँ की ईद अच्छा, में। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होता है कि वहाँ हम पूरा लाइक जानवर को बहुत छोटे से बेबी की उम्र से पालते हैं। अच्छा। और एक नहीं, बहुत जानवर होते हैं, बिकॉज इट्स अ फार्म। तो वो जब आप कुर्बान कर रहे होते हो ना, तो वो बड़ा एक बहुत दिल पर जज्बे लगता वाली है, हो, क्योंकि उस टाइम तक पूरा खानदान, हर बंदे की फेवरेटिज्म हो जाता है, एक नाम होता है। तो वो हम ये टहलाने वाले काम नहीं, वो पूरा साल से कभी कभी 2 साल भी हमारे साथ रहते थे। बिल्कुल। एंड फिर उनको ज़िबा करना तो फिर तो बड़ा आपको पूरा उसका पता होता होगा, क्योंकि ये भी बड़ी एक अपनी नौयत का ये सिस्टम होता है कि क्या खाएगा, ये इस तरह करेंगे तो बीमार हो सकता है, इस टाइम पे इसको टहलाना भी है। फिर जाहिर है वो उनके वो साथ में फिर वो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जिम्बाब्वे में वहाँ लैंड बहुत सस्ता होता था,
तो वहाँ लोग जिस तरह मेरे अब्बू यूज्ड टू डू, लाइक हमारे पास पीकॉक्स होते थे, मुर्गियाँ होती थी, छोटे छोटे बकरे, दुम्बे, हमारी आंटी के यहाँ घोड़े और ये सारे लाइक इस तरह जानवर होते थे। तो हमेशा जो ईद होती थी वो होती थी हमारे डैडी की बड़ी बहन के घर पर, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फार्म होता था। तो वहाँ सारे इंसान अपने अपने वो जानवर लेके जाता था। तो बड़ा रोने वाला एक टाइम भी होता था। मैंने एक जानवर पाला था, उसका नाम था बग्गी। बग्गी? हाँ, अच्छा, वो क्या बड़ा था? क्यूट सा था, वो दुम्बा था। अच्छा। और वो डॉगी की तरह था, मतलब बॉल भी खेलता था, फेच भी करता था। अच्छा। वो जब ज़िबा हुआ ना, और वो उसको पता था, उस ना किसी ने उसको धक्के दिया, वो खुद बैठा और इसने खुद आंख बंद करी। तो वो जो एक चीज़ मोमेंट था ना, उस मोमेंट ने मेरी पूरी एक होता है ना अंदर से हिल के। उसके बाद मैंने बोला ज़िंदगी में कभी नहीं, ना देखूंगी ना पालूंगी। अच्छा, वैसे वाकई लेकिन वो पाल के कुर्बान करना बड़ी अफजल कुर्बानी होती है, और हम भी सब भी ये चाहते हैं, सारे मुसलमान ये सारा चाहते आप हैं। लेकिन शहरी लाइफ है, उसमें जाहिर है घर में जगह ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सारा आपने भी कुछ बचपन में आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड बकराज एंड ऑल थिंग, तो वो मैं दूर से देखती थी। आई एंजॉय, वो एक होता है ना, सुनते आवाज सुनते थे। फटा भी तो होता है, नहीं मैं टहलाऊंगा, मेरा बकरा है, मुझे दो, मैं टहलाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। वो नहीं, वो तो नहीं हुआ, मगर एक्साइटमेंट होती थी दूर से ना। एवरीवन यूज्ड टू लाइक कम विद द बकराज एंड आई, वो सारी चीज़ों को लेके सुनना आवाज़, और दैट इज समथिंग एक्साइटिंग। बट अगेन वही वाली बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि शी वाज वेरी अटैच्ड टू इट, तो आई थिंक वो बेसिक जो कुर्बानी की एसेंस है ना, वो यही है कि अपनी करीब की चीज़ को ना सेक्रीफाइस करते हैं, और फिर वो वाली चीज़ जो आती है नेक्स्ट लेवल पे जाता है आपका मान, तो वो वाली चीज़ होती है। तो वही वो इंसान, अब सेंसिटिव लोग नहीं कर पाते, वही मैंने बोला, चीज़ वेरी सेंसिटिव माशाल्लाह से। बट अगेन वही, मैं भी नहीं देखती हूँ, बट अगेन आई हेल्प आउट आफ्टर इट। क्या कहते हैं चीज़ें, अगर मैं देखना तो इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट। अल्लाह ताला। अच्छा मतीरा, अब जबकि आप लोग यहाँ कराची में हैं, तो ईद पे जाना कहाँ कहाँ होता है, किसके यहाँ जाते हैं? ईद पर हम निकलते ही नहीं है, घर में ही रहते हैं। तो आपके घर तो कोई आता होगा? नहीं नहीं, हमारे घर भी कोई नहीं आता इतना। मेरे घर पर बहुत कम लोग को परमिशन है आने की। हमारे रिश्तेदार तो यहाँ है भी नहीं, तो कोई आता भी नहीं है। हम बहुत जिम्बाब्वे में ज़्यादातर देयर राइट नाउ इन लंदन एंड केप टाउन, तो वो बहुत उस तरफ है। और हम ज़्यादातर ड्यू टू फैमिली इश्यूज एंड पर्सनल इश्यूज बातचीत भी नहीं है, वो इतनी एक होता है ना, वो बॉन्ड नहीं है। तो ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि आपसी में चांद रात में हम ज़्यादा ईद बना लेते हैं। वही चांद वो एक्साइटिंग, बाकी टाइम में सो रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, हाय हाय तौबा तौबा शोज में आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ये बकरीद का एक खासा ये है कि अब बकरीद कई दिनों पे मुहित होती है, यानी 15-20 दिन बाद भी बारबेक्यू चल रहा होता है। हाँ, वो अच्छा, वैसे ये इतनी बुरी आदत है ना लोगों की, इतनी देर तक कि गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं और खाते रहते हैं। जनाब हलीमें बन रही हैं, और वैसे कहते हैं कि आफ्टर 10 to 15 डेज उसके अंदर वो फ्रीज हो के वो उसमें बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाते हैं, और पता नहीं क्या उसमें मतलब केमिकल्स आ जाते हैं कि आप उसको यूज ना करें। लोग आदत में कंफ्यूज बन जाते हैं इस टाइम पर कि बस हम आहिस्ता आहिस्ता यूज करेंगे। हरीम, आप भी क्या गोश्त महफूज कर लेती हैं, फ्रीज कर लेती हैं पकाने के लिए? कुछ पकाने का शौक है, या फिर कुक है, या हस्बैंड पर जिम्मेदारी डाल दी है? नहीं, उस दिन आपको मैंने बताया था मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, कुकिंग का किसी भी तरह का कोई इश्तियाक नहीं है। हाँ, गोश्त वगैरह बांटने का, और जब किसी के हाँ जी, गोश्त का, कुर्बानी का गोश्त बांटने का शौक है। अच्छा, शौक है कि हाँ, हिस्से बनाने आते हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आते। मैं इतना घरेलू हूँ नहीं, आई एम सॉरी। तो वो चीज़ों का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि कुर्बानी जब हो तो दिल करते कि खुद लोगों के घरों में, दोस्तों के घरों में, सबके घरों में गोश्त जो है तो अपने हाथों से तकसीम किया जाए, तो उससे ज़रूर मैं लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। बाकी मुझे बनाना कुछ भी नहीं आता। मैं किचन से बहुत दूर हूँ, कुकिंग से भी बहुत दूर हूँ। हाँ, कुर्बानी का गोश्त खाने का भी बड़ा शौक है। सबसे पहले जब घर में कलेजी जो बनती है सुबह, तो वो हमेशा से शुरू से, इससे पहले भी जो है ईदें गुजरी है, तो वो सबसे पहले खाना और चखना और वो सब कुछ, तो खाने का बड़ा शौक है, लेकिन बनाने का नहीं। ये सारे लगता है जो आज मजे से खाने वाले ना आपको छोड़ के, वो सब इकट्ठे भी खाने का बहुत शौक है। मेरे पास बड़े मजे के सवालात हैं, रैपिड फायर है जो मैंने करना है आप चारों से, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर से ईद मुबारक। और यहाँ पे खाने पे लड़ाई चल रही है, वो कह रही है सब आप खा लें, सब आप खा लेंगे। देख लें आप। मैं खा लूं ताकि मैं भी हम वतन हो जाऊं। हम
बैलेंस आउट हो जाएगा। अच्छा जनाब, मेरे पास बड़े मजे के वैसे सवाल जहाज हैं। में हम बैठे हो ना इस तरीके से तो जहाज टेढ़ा ही चलेगा। नहीं नहीं, इतने भी अब नहीं है। इतना भी नहीं है। आई थिंक जहाज टेढ़ा उन जगह पे जिनके पाप ज्यादा बड़े हुए हैं, you know? Oh my God, तो हमारे तरफ ऐसा नहीं ये होगा। बैकफायर हो गया, बैकफायर। गुनाहों का बोझ है। हाँ, पापी लोग। चलें जनाब, अब ये बहुत सारे सवालात हैं, मथीरा से शुरू करते हैं। तो मथीरा, बच्चे कितने अच्छे? बच्चे जितनी आपका दिमाग और जेब इजाजत दे उतने आप बनाओ। एंड बट आई थिंक दैट बच्चे उतने अच्छे होने चाहिए जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरे 3 बेटे हैं, आई कैन फाइनेंशियली अल्लाह के हुक्म से सपोर्ट देम ऑल्सो। दिमाग भी वो मेरा बहुत खपाते हैं, लेकिन हाँ 3-4। 3-4, चलें जी 3-4 लॉक करते हैं। हरीम, बच्चे कितने अच्छे? यार और बड़ी कब बच्चे होगी? बड़ी कब होगी? मैं सलीम साहब का सवाल भी पूछती हूँ आपसे, मुझे पहले बताएं बच्चे कितने अच्छे? यार मैं कहती हूँ बच्चे जो हैं, तो आप वही बात है, मतीरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस दौर में जितना आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि पैदा करना या जरूरी नहीं है, बच्चों की तालीम और बच्चों की तरबियत और उन पर फोकस करना और उनको माशरे के लिए तैयार करना हर चीज के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस दौर में हमें सोचना चाहिए, सोच समझ के जो है तो बच्चे पैदा करने चाहिए कि आया हम इनकी अच्छी तालीम तरबियत और इनको एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। तो उस लिहाज से आप प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग। चलें, आपकी तरफ से गुड न्यूज़ का इंतजार ये है। आप पे डिपेंड करते हैं। आप पे डिपेंड कर। देखिए मुझे पता था, मैं आपको बताती हूँ, देखिए मुझे पता था कि मैं अभी मतलब इतनी जल्दी अगर मैं माँ बन गई या इतनी जल्दी मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो मैं उस तरह खुश उसलूबी के साथ नहीं निभा सकूंगी। मैं इतनी अच्छी माँ अभी मतलब उस तरह से अच्छी तालीम तरबियत इस तरह नहीं कर सकूंगी, क्योंकि खुद मेरा जो है तो मैं मेंटली इमेच्योर्ड हूँ, तो मैंने अभी प्लानिंग नहीं की। तो मुझे ये था कि शादी के मतलब 2 साल या 3 साल इतनी जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर एक को औलाद दे, लेकिन 2-3 साल बाद में जो है तो प्लान करूंगी, और जब मैं बच्चे पैदा करूंगी तो मैं उनके लिए एक अच्छी माँ चलें, साबित ठीक है। होंगी। तो मैंने ये सारा जा सोचा हुआ सिमरन, था जी ले अपनी पहले से। जिंदगी। अच्छा, मुझे मथीरा ये बताएं, अब आगे बढ़ते हैं ना, उनके रैपिड फायर जल्दी जल्दी मैंने आपसे पूछना है। रीमा या मीरा? रीमा, वजह? शी इज वेरी एलिगेंट, आई लव हर, शी इज वेरी एलिगेंट। मुझे वो एक बहुत, मुझे लगता है रीमा जी is बड़ी just humble और classic. sophisticated सी है वो ना। I love Meera ji also, but I just hope Meera ji can be more little bit like Reema ji. मीरा ठीक है, उसने बहुत तफरी दी है कौम को। सलीम ये साहब का बहुत तजिया भी आ गया। awkward था, समझ में नहीं आया क्या थी तफरी जो दी है। अच्छा, लोगों को तफरी क्या थी? मीडिया के जरिए एंटरटेन किया है, करती रहती है। Absolutely. हाँ, मतलब उनको वैसे लाइमलाइट में रहना आता है, वो कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि वो इंग्लिश सीख रही हैं या फिर वो वहाँ जब गई हैं तो खैर लेकिन मुझे ये लगता है, देखो जब आपने इतनी स्टारडम की जिंदगी जी ली है, आपने हर चीज़ देख लिया, फिर एक वक्त आता है जहाँ हर इंसान को अपना ग्राउंड बनाना चाहिए और उस स्टारडम से दूर हटना चाहिए, मतलब बच्चे, अपना ज़ाती घर, बिल्कुल। क्योंकि वही आपका सुकून होता सही है। बात है, वो आपकी पर्सनल लाइफ भी जो है वो मैटर करनी चाहिए। स्टारडम हमेशा नहीं होता, सही बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको एक नशे की लत भी नहीं बनाओ, पैसा भी आपके साथ हमेशा नहीं होगा। सही कह रही हैं। अच्छा, बाबर आजम या सरफराज अहमद? क्रिकेटर्स I में like दिलचस्पी Babar है? Azam. He's nice. I'm a fan of Babar Azam. क्या बात है। ताबिश हाशमी या हनीफ राजा? ताबिश हाशमी। ओके। अच्छा, सलीम अफरीदी या फिर शकील सदीकी साहब? No दोनों ही अच्छे, देखो दोनों ही फेवरेट है, दोनों ही सीनियर्स है और दोनों ही फेवरेट। अच्छा, अगला जो रैपिड फायर है ना, उसका जवाब मुझे पता है, मैं फिर भी पूछ रही हूँ। बोलो बोलो। उसका जवाब होगा पैसा। पैसा या प्यार? अरे पैसा 100 दफा, प्यार आ जाएगा खुद चलकर, घसीटते हुए आएगा भाई, वो है प्यार। पैसा आना चाहिए, प्यार तो मैं बच्चों को भी कर लूंगी। प्यार तो मैं कुत्ते बिल्लों को भी करती हूँ। पैसा आना चाहिए। जिंदगी में कोई रिग्रेट? यार कोई रिग्रेट नहीं, कभी भी जिंदगी में कुछ भी रिग्रेट नहीं करा, क्योंकि जितना मैं गिरी हूँ, जितना मुझे गिराया गया है, उस चीज़ से मैंने बहुत सीखा है। लुक्स या सादगी?
वैसे सादगी में भी लुक्स होती है मेरी नजर में तो। But I think I go for looks. सादगी, I believe very blessed people. They are very nice people like हानिया and बहुत सारे जो सादगी में भी बहुत मायरा बगैर मेकअप इतनी प्यारी दिखती है। I think I'm one of them. I need makeup. So मुझे एक बहुत बड़ा सा टेबल चाहिए, आई थिंक सो कि मेकअप चाहिए, 1 घंटा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको मेकअप की ऐसा जरूरत है, क्योंकि देखें अट्रैक्शन जो होती है ना वो आपके फीचर्स में होती है। पर देखो अट्रैक्शन दोनों तरफ से होती है, अलग अलग तरह की। I like the splashy bit थोड़ा सा। ओके अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि सारा आपके साथ ही बैठी हैं और सारा फ्यूचर का हाल बताती हैं। सारा आप अपने साथ कुछ लेके आई हैं, अपने साथ कोई कार्ड्स वगैरह कुछ लाई हैं, ऐसे ही बता देती हैं? नहीं देखिए, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर होता है, हमारा सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, वो मेरी चीज़ें होती है। जब हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो मैं पूरा वर्क करती हूँ, 1-2 घंटे का होता है उस पर। मतलब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूंगी जो मनी मेकिंग मशीन आपके साथ I have to read her birth chart, of course, for the details पहले दे देती तो मैं अभी बताती। बट इनका वीनस अच्छा होगा, इनका जो वीनस होता है, वीनस रिप्रेजेंट्स मनी इन एस्ट्रोलॉजी, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वक्त के साथ साथ बिल्ड किया होगा, हार्ड वर्क है प्लस, बट अगेन थोड़ा सा लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क प्लस लक। अगर ये आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगी तो आप इनको बता सकती हैं कि इनके ये जो मनी मेकिंग मशीन है ये वक्त के साथ साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है? 1992 सुबह के 4 बजे। ओए अल्लाह, पूरा बता दी, दिन भी पता है। जानी मैं अपनी कुंडली खुद खोल कर लोगों से पूछवाती हूँ। मैंने बड़ा ये देखा है कि मुझे ये लगता है दैट कैन यू रिपीट योर बर्थ? 25 Feb 1992। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जिस तरह आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप अंदरूनी आपके और या कुछ ऐसा ब्लॉकेज फील होता है तो आपको उसका एक क्योर देखना चाहिए। और इंडियंस इस वजह से थोड़े से हमसे आगे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का सदका निकालते हैं, हर सितारों के सदके होते हैं। लोग यकीन नहीं करते लेकिन सदके होते हैं, ये छोटे छोटी रेमेडीज होती हैं आपकी जो बताते हैं, जैसे सदके तेरे डोनेट करने का एंड एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम आपसे सुन रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मैं भी इस पे बिलीव नहीं करती। वो लोग अक्सर, अच्छा देखिए, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कोई वहाँ से कोई रिलीजन नहीं है या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स लाइक अ लैंग्वेज, टैलेंट। एग्जैक्टली। और या कि आपको, हाँ, एंड इट्स देयर टू गाइड यू, आपको गाइड कर देगा, सर्टेन पॉसिबिलिटीज बताएगा, भाई दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू। वो जो बैड बोलते हैं ना कि है ना, वो आप उस दिन ये कपड़े पहनोगे, आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई गाइड पीपल। तभी मेरा एक वो अलग ही मैं जो मैं करती हूँ ना चीज़ें, वो मुझे एक्साइट इसलिए करती है, फैसिनेट इसलिए करती है क्या आई हेल्प पीपल, एक्चुअली पीपल हैव डन थिंग्स। अच्छा, इनका आपका जो कंट्री जिम्बाब्वे, इट्स नाउ कराची। कराची में होना था। अच्छा, ठीक है, आई वाज राइटिंग जिम्बाब्वे, सही है। I think that like astrology, it's just weather में लोग आपको बताते हैं ना 50% बारिश होगी, तो बुराई तो आएगी लेकिन छतरी आप लेकर तो जा सकते हो। बिल्कुल। So ये चीज़ें होती है। I have an astrologist जिसको हर महीने मैं I go and read, मेरी travel, अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपका एस्ट्रोलॉजर कौन है, ये नहीं पूछूंगी कि आपकी कुंडली निकालने वाला कौन है, आप बताएं। अच्छा देखिए, ये अकॉर्डिंग टू दिस डेट ऑफ बर्थ, असेंडेंट इट्स सेजिटेरियस एंड मून साइन इज स्कॉर्पियो। जो मून साइन जब आपका स्कॉर्पियो होता है तो इट्स लाइक वेरी डीप काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है। होता है ना, जैसे एक होता है ओशन और एक होता है एक पाउंड लेक टाइप का जहाँ पानी ठहर जाता है, तो वो डीप बहुत होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो पर्सनैलिटीज़ वो काफ़ी इमोशंस से गो थ्रू करते हैं एवरीथिंग। प्लस द थिंग इज दैट जो उनकी प्लेसमेंट्स है, उनको रिलेशनशिप इशूज एंड एवरीथिंग, वो इफ आई एम अलाउड टू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, हाँ, I don't have any. A lot of people think they're in a relationship with me. I don't have any. हाँ, जो इनकी पर्सन जो इनके रिलेशनशिप चलते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे ऑल ओवर द लाइफ। जब ये होता है थोड़े थोड़े एक टाइम पीरियड बनता है, जैसे अभी का एक साउथ नोड पीरियड होता है जो इनका लास्ट ईयर शुरू हुआ था फॉर 7 years, मगर अब जो एक बीच में होगा दैट इज वीनस। अगेन यू विल गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, कुछ ना कुछ मनी और सम कॉन्ट्रैक्ट और सम एनीथिंग, यू ट्रैवल एंड एवरीथिंग, और कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, कुछ आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे अपनी चीज़ों में, या कोई लॉन्ग टर्म डिज़ायर होगी, वो दैट विल बी कमिंग ट्रू। अच्छा टाइम काफ़ी, हाँ, वो एक्चुअली वो चलेगा ऑलमोस्ट 1 साल तक के लिए, 2023 के मतलब एंड तक, 2024 के एंड तक। तो एंजॉय दैट टाइम, मेक द बेस्ट ऑफ इट, मनी मेकिंग, वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, हरीम भी हमारे साथ है। हरीम, मैं चाहूँगी कि आप भी अगर बुरा ना मनाएं तो आप भी ये सब कुछ जान सकती हैं, सारा हमारे पास है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आपको बतानी है और जहाँ आप रहती हैं या फिर आप जहाँ पैदा हुई हैं वो आप बता दें, टाइम बता दें आप किस वक्त पैदा हुई हैं। हरीम जी, आपसे। जी, मैं 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर। टाइम पता है? टाइम मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल में आई थिंक रात का टाइम था, या रात का टाइम। अच्छा, 28 दिसंबर के बाद ईयर भी तो आगे बताना पड़ेगा आपको, कौन सा सन है? वैसे खवातीन अपनी उम्र बताती नहीं। मुझे
तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक बताऊंगी? आइए ना, फिर रहने दे, फिर नहीं हम निकलवाते, फिर तो हाँ, सही वो फिर बताएंगे मैं ही नहीं नहीं आप तो करती, फिर। हाँ। मैं ना इस पे वैसे क्या कहते हैं, स्टार्स पे और इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करती ना। मैं बर्थडे इन चीजों पे मैं कुछ भी नहीं ओके, believe चले मानने चले में है चले, ना, इट्स ओके, कभी- इट्स अप टू यू। हमने तो आपको एक ऑफर की थी, हाँ। तो कोई मसला नहीं है, नहीं, चले। नहीं, मतलब मैं बिलीव भी नहीं करती। अच्छा सही है। अच्छा चले आगे आ जाते हैं। मैं ये चाहूंगी कि हरीम आपसे भी वही रैपिड फायर हो जाए जल्दी से, क्विकली, फिर सलीम साहब की तरफ भी जाना है। आप क्या कहेंगी, बच्चे कितने अच्छे आपने बता दिया था, आगे अरेंज मैरिज या लव मैरिज? यार लव मैरिज, इंस्टाग्राम या लव टिकटॉक? मैरिज, टिकटॉक। अम्मी अब्बू कौन फेवरेट है आपका? यार बहुत बोथ, ओके। दोनों। बिरयानी या पुलाव? या पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। ओके, देसी या कॉन्टिनेंटल? देसी, एवरी टाइम देसी। मुझे भी देसी। घूमने फिरने के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्या होगी, नॉर्दर्न एरियाज या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मैं बता देती यार हूँ। नॉर्दर्न तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ही पसंद है और वही करती हूँ। नॉर्दर्न एरिया में जब भी गई हूँ तो मतलब नहीं, मुझे नहीं, पहाड़ी मुझे वाली पता चीजें था, और इस तरह मुझे की पता था। ओके, अच्छा सलीम साहब, आपके अरेंज मैरिज? ये तो नहीं पूछा दुबई या बैंकॉक। नहीं ना, वो बस इंटरनेशनल जो भी हो। अच्छा। मुझे ये बताएगा, अरेंज या लव मैरिज आपकी नजर में? अरेंज। बड़े मशरकी लड़के थे आप। नहीं, बाकायदा मेरी माँ बोलती थी बेटा मैं शादी लेट की है, लेकिन फील्ड में कोई कर ले, कोई पसंद है। मैंने कहा नहीं माँ, अच्छा। मुझे आपकी पसंद से करनी है। और मैंने पहली तो उन माँ की पसंद से की है और दूसरी बहनों की पसंद से की है। दो शादियां आपकी? हाँ, क्योंकि पहली वाइफ का इंतकाल हो गया था, शादी के 2 साल बाद ही कैंसर हो गया था और फिर 2 बच्चे हैं मेरी माशाल्लाह उससे, और उसके बाद इंतकाल हो गया। 5 साल इलाज कराया, फिर बच्चियाँ छोटी थी तो मैंने फिर बहनों ने दूसरी शादी करा दी। मैंने कहा ओके। अब आपकी 2 ही बच्ची हैं या और बच्चे भी? 2 ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे चले हैं। जी, माशाल्लाह जबरदस्त। मेरा ये था कि हालांकि हमारी मिसेस को नहीं हुए, बड़ी उन्होंने तगो दो और ये वो डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं, 2 बच्चे हैं यही पल जाएं बहुत अच्छे, तो मुझे फील्ड में भी कर सकता था। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी मिल रही थी, लेकिन जब 2 बच्चे, दिल फेंक नहीं थे इसका मतलब है आप दिल फेंकता नहीं हूँ, आशिक मिजाज थे आप? दिल से डोल डालता हूँ और खींच लेता हूँ, फेंकता नहीं हूँ, दिल अपने पास ही रखता हूँ। अच्छा चलिए, चूंकि टाइम अब नाज़रीन बहुत कम रह गया है, मैं सारा आपसे भी फटाफट पूछ लेती हूँ, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? Both, I guess, depends on the situation. इंस्टाग्राम और टिकटॉक, सोशल मीडिया देखते हैं? Instagram. अच्छा, मुझे भी इंस्टाग्राम पसंद है, पता नहीं लोग इतना क्यों It's like इंस्टाग्राम देखते हैं। more Anyhow, easy to communicate. चले सवालात वैसे अभी भी मेरे ज़हन में बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, ईद को खास मैसेज अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हरीम भी मेरे साथ है। हरीम, कोई मैसेज देना है आपने? यार मैं ये कहूँगी, लाइफ बहुत टेम्परेरी मुख्तसर है, अपनी लाइफ को जिए, पता ही नहीं चलता, एक ईद आती है दूसरी आती है, वक्त कितना तेजी के साथ गुजर रहा है। दिल से नफाक को, बोझ को, हसद को, कीना को दूर करके जो है तो अपनी लाइफ को गुजारें। और लाइफ कितनी हसीन है इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आपको लोगों की पहचान होगी, माशरे की ठीक है, पहचान होगी और लोगों के साथ थैंक यू कैसे सो रहना है, मच हरीम, बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशली टाइम निकाला। और हम सब की तरफ से, हम एक, मेरा ख्याल है सलीम साहब मिल के कह देते हैं सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक हम सब ने कह दिया है, लेकिन अब आपको मजे मजे की रेसिपीज भी देनी है, तो मैं चाहूंगी अब चले हम बोल के जायके में, तो चलिए मेरे साथ। This cooking segment, Eat Special, is powered by और लैस स्पाइसी टिक्का, जो है स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर्स का परफेक्ट कॉम्बो। is sponsored by New Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. वेलकम टू बोल के जायके, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेफ असद लतीफ़ के साथ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती हैं। तो मैंने सोचा ईद का मौका है तो ज़रूर इनसे हम फ़ायदा उठाएंगे। आज हम हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बिहारी जो कबाब होते हैं, उसी तरह बिहारी बोटी भी बनती है,
चाहे बिहारी बोटी बना लें, बिहारी कबाब बना लें, तो मैं इसको बोटी स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा। और उसके साथ हम मीठा सर्व करेंगे, जो हम पहले पकने के लिए रखेंगे, जो है मैंगो खीर, क्योंकि मैंगो खीर मैंगो का आजकल सीजन है। हाँ सीज़न में है, तो मैंगो खीर बनाएंगे। जब तक मैंगो खीर तैयार होगी हम आ जाएंगे फिर अपनी कबाब की। ठीक है, चलें जी, शुरुआत फिर मैंगो खीर से करें। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको मैरिनेट कर देते हैं ताकि है। थोड़ा सा मैरिनेशन हो सही। जाए। अच्छा, बहुत सिंपल सी रेसिपी बता रहा हूँ। लाइक इसको आप कबाब की सूरत में भी बना सकते हैं। लाइक जैसे घर में बारबेक्यू करना चाह रहे हैं आप, तो बस इसी चीज़ को आपने कबाब में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे हैं बोटियाँ मैंने ले ली हैं, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, ठीक है। और अगर कबाब आपको बनाने हैं तो आप इसके पसंदे काट अच्छा, लेंगे, पसंदे कर ठीक है, पार्चे बना लेंगे। और उसके बाद उसमें आप पपीता लगा देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी पपीता हमने इसमें लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मसाला पीसा है जिसमें हमारे पास ब्राउन प्याज थे, ब्राउन प्याज के साथ ही कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम, बड़ी इलायची, उसके बाद कोकोनट यानी कि नारियल, वो हमने इसमें ऐड किया, ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड की है, और इसमें हमने ऐड की है कबाब चीनी। कबाब चीनी बिहारी कबाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उससे आप कह लें कि इसका जायका आता है, जायका ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें डालूँगा, ठीक है। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, ये सब डाल के भी। हाँ, इसको मैरिनेट करके आप जितनी देर रखेंगे उतनी आपकी, आप कह लें कि इसका जायका अच्छा आएगा। तो अब इसमें हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम डाल देंगे। बहुत सिंपल है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अच्छा, इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च। तो अब ये लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। ओके। और एक मेन इंग्रेडिएंट इसका, जब तक हाथ से मसाला ना डले ना मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है जायका ही आपके हाथ का होता है। ऐसा ही है। अच्छा, ये क्या है? इसमें एक और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ये सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल आपने ज़रूर डालना है अगर आपको ओरिजिनल बिहारी कबाब मसाला बना रहे हैं या बिहारी कबाब बना रहे हैं, तो उसका असल फ्लेवर इसी से आएगा। उसके बाद अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये हम इसमें डाल रहे हैं दही, ठीक है। बस अब इस सारी चीज़ों को हम चढ़ा देंगे, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। सही। और अब क्योंकि हम तो बना रहे हैं इसको बोटी स्टाइल में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकने रख देंगे। और अगर आप इसके कबाब बनाना चाह रहे हैं और इवन बोटी बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, तो इन बोटियों को आप सीख पे लगा के और कोयलों पर सेक लें। या अगर कोयलों का ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल डेज़ में आप बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको सीखों पे लगा के अवन में रख दीजिए, ठीक है। और अवन की फैसिलिटी भी नहीं है घर में, तो चूल्हा तो होगा, सीखों को लेके चूल्हे के ऊपर सेक लें। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जनाब, और मैं ये बता दूं कि जो बोल के जायका किचन है, जिन्होंने स्पॉन्सर किया इसको, जिनके तवस्सुत से ये मुमकिन हो पाया सब कुछ, उनको मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी। थैंक्स टू डालडा एंड कनौर, जिसकी वजह से आज जनाब ये हमने महफिल सजाई है, जिसमें शेफ़ असद मेरे साथ है और आप जो हमें देखने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो अब हम जनाब स्टोव को ऑन करेंगे और इसके अंदर आप कुकिंग ऑयल डालेंगे। उस तरफ रख दूं? जी, कुकिंग ऑयल डालेगा। कुकिंग ऑयल डलेगा। चले जनाब, कुकिंग ऑयल हमारे पास इस वक्त डालडा का मौजूद है, क्योंकि अपनी इनोवेशन की रिवायत को कायम रखते हुए इस वक्त डालडा लाया है न्यू स्टैंड अप पाउच, जो कि हमारे सामने मौजूद है। ये आप मार्केट से लेके आए, जो कि इजी टू पोर होने के साथ साथ 2x प्योर है, यानी कि ये डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल है और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत हेल्दियर है। तो आप इसको ज़रूर लेके आएँ और लाके इसको इस्तेमाल करें, आज ही ख़रीदें आप। तो अभी हमने कुकिंग ऑयल कितना डाला है? कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन, आप यूँ समझ लीजिए कि सरसों का तेल जो है वो आप इसमें ऐड कर देंगे 6 टेबल स्पून, और डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हमने डाल दिया इसमें 1/4 कप। क्योंकि हम जब अगर इसको आप सीखों पे लगाएंगे तो फिर ऑयल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर से लगाएंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूंगा विनेगर हल्का सा, लाइक 1 से 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी मैरिनेशन कंप्लीट हो के, अब इसको आप कोशिश कीजिए बिहारी कबाब के लिए या किसी भी लाइक बारबेक्यू के आइटम के लिए 24 आवर पहले अगर आप उसको मैरिनेट करके रख दें तो उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। सही, ठीक है। तो अब इसको बस हमने क्या करना है, ये हमने पकने के लिए रख देते हैं, इसको हम इसको ढक देंगे, कवर इसकी आंच कर देंगे। हल्की कर देंगे। जी हाँ, और ये अब हमारे पास पकता रहेगा।
और हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी मीठे की की तरफ। तरफ। बिल्कुल। अच्छा ये जी, है मीठा मैंगो भी खीर। बहुत सिंपल है और बहुत आप कह लें कि जल्दी बन जाता है। तो इसको हम बनाएंगे, फ्लेम ऑन करते हैं। वैसे शेफ असद, ईद पे तो आपकी जी। तो शामत आ जाती होगी कि घर में जनाब गोश्त कटने के बाद कहा जाता होगा कि भाई आज अब बताएं आप हमें क्या बनाना, असल में कुछ सिखा चीज़ें रहे हैं या बना हाँ, रहे हैं या खिला रहे हैं? नहीं फर्स्ट डे तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे तो वो आप कह लें कि गेस्ट का सिलसिला इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि सेकंड डे थर्ड डे जब सारे जमा होते हैं तो फिर ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट डे तो आधा दिन तो वही कुर्बानी में निकल जाता है सही। और फिर वो रेगुलर पहले दिन पुलाव सही। बनना है, सही। तो इस तरह वो रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं मैंगो खीर। यहाँ पर मैंगो खीर के लिए हमें दूध चाहिए, ठीक है। दूध के साथ ही चावल हमें चाहिए, टोटा ले लीजिए या नॉर्मल चावल, उसको आप ग्राइंड कर लें। सही। और उसको हमने सोक कर दिया था, भिगो दिया था। उसके बाद हमारे पास चाहिए हमें कंडेंस मिल्क। अच्छा, इसमें हमें और खोया चाहिए, खोया नहीं है तो कलाकंद भी आप ले सकते हैं। सही। और आई गेस ये मेरे पास फीका खोया है, ठीक है। तो फीका खोया हमने ले लिया। उसके बाद मैंगो हमें चाहिए, फिर नट्स जो हमें चाहिए बादाम इसके और पिस्ता, साथ। जी ठीक है। और ये हम डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क हमारे पास रखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, दूध ऐड करते हैं और सबसे पहले दूध में हम शामिल कर देंगे चावल, ठीक है जी। ये हमने अच्छा, वैसे इस चावल दफ़ा ऐड तो ये कर कि गर्मियों में ईद है तो ईद के मौके पर आम भरपूर तरीके से खाए जाएंगे खाने बिल्कुल, के बाद भी, और बिल्कुल। उसकी रेसिपीज़ भी मुख्तलिफ बनेंगी। मुझे हाँ। खुद मैंगो बेहद पसंद है। अच्छा, हालांकि मुझे ऐसे लगता है इससे वेट गेन होता है। शेक से, शेक से मैंगो होता शेक से या मैंगो शेक या कोई भी शेक, उससे ज़रा आपका वेट, क्यों कहते हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं जिनको वेट गेन करना है तो वो रोज़ मिल्क शेक पिए, चाहे अच्छा। वो बनाना का हो या मैंगो का जो है वो ज़्यादा सही। आपका वेट गेन होता है उससे। सही। अच्छा, अब हमने इसमें ऐड किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, हमने सिर्फ और सिर्फ चावल ऐड कर दिए और दूध के साथ इसको पकाएंगे ताकि चावल थोड़े से हमारे पास सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। इस स्टेज पर आपने कोई कंडेंस मिल्क या चीनी नहीं डालनी, बिकॉज चावल जो हैं उसको हमने बॉयल करना है। अच्छा, अगर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो चीनी डाल देते हैं, उससे आई थिंक चावल भी गलता नहीं है। गलता नहीं है, गल जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम काफ़ी लगेगा, टाइम काफ़ी देर से गलेगा। और उसमें क्या होगा, जितनी देर से चावल गलेगा तो आपका दूध जो है एवापोरेट होता रहेगा, वो फिर आप जब चावल गलेगा तो वो एक पाव रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस वजह से। अच्छा, आप ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ज़रा चला देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खुशबू अभी से बड़े मज़े की आ रही है। और इसमें जो है हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो सरसों का तेल मेन इंग्रेडिएंट्स, और उसके साथ कबाब चीनी, कबाब ठीक है। चीनी। कबाब चीनी ये कहीं जहाँ से हर्ब्स मिलते हैं वहाँ से इजीली मिल जाती है। सही। और इसको आप पराठे के साथ सर्व करें, पूरी पराठे के साथ या चपाती के साथ, अब वो आपकी चॉइस है। सही। तो बस और इसको पपीता हम- कितनी देर लगा के रखना है इसको? पपीता वैसे तो आइडियल जो है ना इसका, वो तो है 24 आवर। 24 आवर आप पहले इसको सारा मैरिनेट करके इसको रख दें। सही है। नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, उसमें भी होता है कि कल की जो हमारे पास बारबेक्यू बनना होता है वो हम एक दिन पहले, रात को जाने से पहले सारा उसका कंप्लीट करके उसको जाते हैं। मतलब मैरिनेट करके रख के बिल्कुल। जाते हैं। तो वो अक्सर जो पूछते हैं ना लोग कि जी जो एक फ्लेवर रेस्टोरेंट को होता है वो घर में नहीं आता, तो उसकी मेन वजह ये है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास चावल जो है तकरीबन अभी बॉयल होना शुरू है। अच्छा, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं जो टोटा चावल हैं, ठीक है। और अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, सेला चावल ले लेते हैं खीर के सही। लिए और उसको आपने ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब छोटा चूरा कर लेते हैं, लेकिन उसको आपको भिगोना बहुत फिर लंबा पड़ता है। सही। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपने सही। याद रखनी है। चलिए, ये मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तकरीबन ये क्योंकि पपीते की वजह से ये बहुत जल्दी डन हो जाता है। आधा तो आप कह लें कि गला हुआ ही होता है। और इसी स्टाइल में आप बिहारी कीमा भी बना सकते हैं, सही। सेम यही रेसिपी। अच्छा, बड़े मुनफरिद से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। जी। नारियल इसके अंदर डाला है, फिर कबाब चीनी डली है, बड़ी इलायची, इन और साथ में वो फ्राइड अनियन था, फ्राइड जिसको हम लोगों ने मतलब बिल्कुल उसको पीसा है। ठीक है। जिसके और बाद अब इसमें इस स्टेज पे नमक भी चेक कर नमक सकते भी हैं। चेक कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नमक
बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको चेक ज़रूर कर लिया करें, सही, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में फिर ऊपर से वो मज़ा नहीं देता। मज़ा नहीं देता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर खीर में बारी है कंडेंस मिल्क ऐड करने की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता चलूँ कि आम जो है वो आपने, चाहे वो उसकी प्यूरी बना के आप डाल रहे हैं, चाहे आम की चंक्स डाल रहे हैं, खीर में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालना है जब आप चूल्हा बंद कर दें। ठीक है। अगर शुरू में आपने डाल दिया तो सब क्या होगा? घुल जाएगा। नहीं, घुल भी जाएगा, आपका दूध फट जाएगा अच्छा, दूध फट जाएगा आम की खटास से। ओके, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अब हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। वही बात है ना कि खाना तो सभी बना लेते हैं आजकल, तो माशाल्लाह इतने ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, वीलॉग्स आ गए हैं कि जिनसे देख के खाना बना लेते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ना, ये टिप्स आपको शेफ्स बताते हैं, अपनी माओं से ही पता चलती हैं कि ऐसे करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये ठीक रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हमने इसमें जो है खोया भी डाल दिया, ठीक है, ताकि ये कराची वाले से मावा भी कहते हैं। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, दूसरा वाला। मावा से तो आजकल वही याद आता है, तो कहीं वो ना डाल दीजिएगा। सही। तो जनाब ये अब इसके अंदर ये नट्स आप कब डालेंगे? ये बिल्कुल एंड में, जब हम इसकी गार्निशिंग के प्रेजेंटेशन बिल्कुल गार्निशिंग करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे। और बस ये हमारे पास जो है तकरीबन दोनों रेसिपीज़ कंप्लीटिंग। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम बिहारी बोटी पहले सर्व कर लेते हैं, तब तक ये भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिहारी बोटी जो है वो रेडी है। बिल्कुल, अब इसने तेल भी छोड़ दिया है। चलिए, ये इतनी चटपटी लगेगी ना रोटी के साथ या नान के साथ, इसके साथ अगर रोगनी नान होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, और सबसे बेस्ट जो इसका कॉम्बिनेशन है वो है पराठे के साथ। अच्छा, पराठे के साथ? पराठे के साथ पूरी पराठा हो, पूरी हो, और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें हरी मिर्च थोड़ा हरी मिर्च, सा या अदरक डाल सकते हैं। अदरक हल्का सा, वो भी बहुत हल्का सा। अच्छा, कबाब पे नहीं डालना आपने, ये याद रखिएगा। इस तरह का जब हमने इसको मसाला स्टाइल में बनाया है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो बिहारी कबाब है उसमें आपने नहीं डालना है। सही, ठीक है, चलिए। और जनाब ये हमारी जो बिहारी बोटी है ये तैयार हुई है डालडा के स्टैंड अप पाउच में। न्यू स्टैंड अप पाउच डालडा की तरफ से जनाब लाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बड़ा शौकीन होते हैं शेफ़ असद की किचन में, मज़े मज़े की बॉटल्स हो, ऑयल की बॉटल हो, जार हो, ग्लास का हो, तो ज़रा अच्छा भी लगता है, लेकिन एक्चुअली वो ज़रा डेंजरस भी होता है, क्योंकि बच्चे किचन में आते हैं, गिर जाए तो ऑयल वैसे स्लिपरी कर देता है फ्लोर को, फिर उसमें कांच अगर हो तो वो और डेंजरस है। तो ऐसे में ये बड़ी सहूलत है जब इस तरह के पाउच होते हैं, क्योंकि इजी टू पोर होते हैं, और इसके साथ साथ आपको कहीं पे भी रखना हो तो जगह भी इससे ना कम ये लोग लेते हैं, बिल्कुल ये चीज़ें लेती हैं। तो ऐसे में ये बड़ी ज़बरदस्त है कि पाउच पड़ा हो तो इजीली आप अपना खाना भी पकाते रहें, किचन में पड़ा भी रहता है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि हम लोग अपना रेसिपी कार्ड भी दिखा दें, ताकि शेफ़ असद आप थोड़ा सा बता दें कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, मैंगो खीर के लिए सबसे पहले हमने ऐड किया, इसमें पैन में दूध डाला है, दूध के साथ ही हमने चावल ऐड कर दिए जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे, और उसके साथ उसको पकाया। तकरीबन 10-15 मिनट में आपके चावल गल जाएंगे। जब चावल गल जाएं तो आपने इसमें ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क और उसके साथ खोया, वो हमने ऐड किया। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें मैंने थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डाल दी थी, ठीक है, बहुत लाइट सी, या फिर मैंगो कलर, फूड कलर येलो कलर का वो आप डाल दें। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये हमारे पास ऑलमोस्ट डन है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो इसको खीर को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन आपके पास घर में जब टाइम होगा तो आप इसको इत्मीनान से बनाइएगा, ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम शॉर्ट है तो मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास खीर जो है वो हो गई है गाढ़ी। सही, आई थिंक सो। क्यों ना हम इसको बॉल में निकालने के बाद फिर इसके ऊपर मैंगो, जी बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं। ये भी वैसे बड़ी इसकी अच्छी शक्ल हो रही है, ये जब भी कैमरामैन आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल रेडी है जी। और पूरी पराठा होता तो मज़ा आ जाता। और अब मैं इसको, आई गेस हमारे पास, इसको मैं इस तरह से निकाल दूँ, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि खीर को ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी होगी, तो इसलिए आपने इतना इसको गाढ़ा करना है कि मार्जिन दीजिएगा कि ठंडा होने के बाद भी वो अच्छे से
अच्छा, दूसरा ये जो गार्निशिंग हम अभी कर रहे हैं ये भी आप ठंडा होने के बाद करें ताकि इसके ऊपर की नज़र आए? नहीं, ये आपने मैंगो तो साथ ही डाल देना है गरम गरम में, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं, और लेकिन इस तरह से आप डाल दीजिए, ठीक है। सही। और ये ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऊपर के लिए फिर आपको जो है बिल्कुल जब खीर ठंडी हो जाएगी इसके ऊपर थोड़ी सी बलाई आ जाएगी, तो फिर लेकिन इसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने ऐड करना है चांदी का वर्क। चांदी का वर्क। और ये खूबसूरती होती है मीठे की, चांदी का वर्क। खीर भले सिर्फ दूध की हो, और आजकल जो है लेटेस्ट तो गोल्ड का वर्क भी चल रहा है, आप वो डालना चाहें वो लगा लें, जो अफोर्ड कर सकता है। सही। अब इसमें पिस्ते की जो है हवाइयाँ काट लें, या फिर इस तरह से टुकड़े काट लें, आपकी चॉइस। तो जनाब ये बहुत मज़े की हमारी जो डेज़र्ट है वो तैयार हो गई है, और इसको हम कहेंगे मैंगो खीर। मैंगो खीर। तो इस वक्त आपको पता है आम का मौसम है, तो आम की जितनी रेसिपीज़ पता चल जाएं वो अच्छा होता है। घर में आप डेली बेसिस पर ट्राई करते रहते हैं, तो ईद के मौके पर तो वैसे ही हमें ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है कुछ नया बनाने की। जनाब ये हमारा जो बिहारी बोटी है ये भी मुकम्मल तैयार है, और गार्निशिंग के लिए इस पर हमने मिंट डाल दी है। इसके अलावा हम हरी जो मिर्चें होती हैं, ग्रीन चिली, उसको भी अच्छे से काट के इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अदरक के साथ भी कर सकते हैं, जिंजर। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है कि गोश्त के साथ अदरक ज़रूरी होता है, क्योंकि गोश्त बादी होता है, जल्दी डाइजेस्ट करने की ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें हमने दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड किया है, तो वो जो है अगर आप उसमें ऐड नहीं करें तो फिर ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। बिहारी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो देखने वाले हैं ये ना समझें कि बिहारी कबाब हमने नहीं बनाए, हेडिंग बिहारी कबाब की है, लेकिन अगर इसको आपने बिहारी कबाब बनाने हैं तो आपको इसको सीखों पे लगा के सेकना पड़ेगा, या फिर अवन में आप बेक कर लें। मुझे तो बिहारी बोटी पसंद है, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बोटी बना लें। अच्छा, ये ज़्यादा इसलिए खाई जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइक थोड़ा मसाला चाहिए होता है, तो इस वजह से आप इस तरह से बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप अदरक डाल सकते हैं। लेकिन बिहारी कबाब जब हम सर्व करते हैं, जो बारबेक्यू लाइक सीखों पे सीखे हुए होते हैं, उसके साथ सिर्फ सैलेड, प्याज, मिंट और इसकी, और मैं प्याज वाले आप कह लें कि जो इमली होती है उसमें प्याज को भिगो के नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, उसमें आप प्याज भिगो के रख दें, वो बारबेक्यू के साथ सर्व करें। चलें जनाब, कैमरामैन ने दिखा दिया है, दोनों रेसिपीज़ मज़े मज़े की बन गई हैं। अब हम ये नोश फरमाएंगे, और आप लोग भी घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी और शेफ़ असद की तरफ से आप लोगों को ईद की ढेरों मुबारकबाद, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, शेफ़ असद को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को ना पनपने देने का अज़्म, और इस काविश में हमारे कई जवान निशाना बने। दहशतगर्दों ने फौज, FC, पुलिस को मुतादिद बार निशाना बनाया, और इनमें ही एक ऐसा नाम है कैप्टन मोहम्मद आकिब जावेद का, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। कराची के मोहम्मद आकिब जावेद को फौज में जाने का शौक था। 18 नवंबर 2013 को आर्मी में शमूलियत इख्तियार की, और सिर्फ 6 साल से भी कम अरसे में 26 जुलाई सन 2019 को जामे शहादत नोश किया। कैप्टन आकिब जावेद का ताल्लुक यूनिट 131 SP आर्टरी से था। वो आवरान तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहादत तक पहुँचे। मोहम्मद आकिब जावेद के सेहरे के फूल अभी नहीं खिले थे। सोगवारान में माँ बाप, एक भाई और एक बहन को छोड़ा है। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त मुझे हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। ईद कुर्बा बुनियादी तौर पर कुर्बानी का नाम है, वो कुर्बानी जो दूसरों को खुशी देने के लिए दी जाए। ये दिन हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी का दर्स नहीं देता, बल्कि सिखाता है कि किस तरह आपकी छोटी छोटी कुर्बानियाँ दूसरों को खुशी देती हैं, फिर चाहे वो माल की कुर्बानी हो या किसी की मदद के लिए वक्फ के किए गए वक्त की कुर्बानी हो। लेकिन इस तमाम कुर्बानियों से बढ़कर आज के दिन हम इन शहदा की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके साथ उन गाजियों की कुर्बानियों को भी याद रखें जो आज ईद के दिन भी अपनी फैमिली से दूर
सरहदों पर ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आज़ाद हैं, खुश हैं और अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है ये शहीद आकिब जावेद की फैमिली है। कैप्टन आकिब जावेद की बहन जाज़बा मेरे साथ मौजूद हैं, मिसेस परवीन जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, इस तरफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये ईद का मौका है और शहीद आकिब जावेद की यादों को हमने ताज़ा करना है इनके साथ। तो सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगी, कैसा बेटा था आपका? उसकी जितनी तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। अब ऐसे जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो बचपन से ही अलहदा होते हैं, तो उसकी अगर बचपन से हम बात शुरू करें तो बचपन से ही बाकी लोगों से नुमाया था। क्लास में हमेशा उसकी फ़र्स्ट पोजीशन रही और उसके बाद स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की उसने। उसके बाद जब फ़ौज में भी गया तो वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला उसे। और उसके बाद जहाँ जिस वक्त तक सर्विस करता रहा, इस दुनिया में रहा, उसने अपना एक नाम कमाया। और हमें भी खुशी है कि हमारा बेटा इस दुनिया में भी चमकता सितारा रहा और जब इस दुनिया से गया तो सिर्फ ना अपनी बख्शिश का वो सबब बना, हमारी फैमिली की बख्शिश का भी सबब बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अभी मेरी आपसे बल्कि बात हो रही थी इससे पहले, जब अभी हम लाइव नहीं थे तो आपने मुझे ये बताया कि आपकी ख्वाहिश थी कि वो फ़ौज में जाए। जी, बस मेरी ख्वाहिश थी कि बेटा जो है वो आर्मी में अफसर बने और इसी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तालीम हमने यहाँ पे कराची के अंदर उससे दिलवाई और इसीलिए हम कराची में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि उसकी तालीम मुकम्मल हो और कमीशन हासिल किया उसने। तो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश पूरी की और वो पाक आर्मी में जो है अफसर बन गया। और उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपना नाम इस हिसाब से इस दुनिया में भी लिखा जाए कि रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रहे। तो अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश भी पूरी की और वो शहीद हुआ और मैदान जंग में शहीद हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बाप का इतना वक्त बच्चों के साथ नहीं गुजरता। ज़ाहिर है बाप को रोज़गार के लिए घर से जाना पड़ता है, लेकिन माएँ जो होती हैं उनका ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है। उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनको पूछना, उनको देखना। तो माँ के लिए तो वैसे तो बराबर का सदमा है, माँ के लिए भी बाप के लिए भी, अगर उनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए। वैसे तो ये बड़ा मर्तबा, बड़ा एजाज़ है शहीद के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कुर्बानी तो एक है ना। माँ का जिगर गोशा जब माँ से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो माँ से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है। मुझे ये लगता है कि मैं भी एक माँ हूँ। तो आप बताइएगा परवीन साहिबा, कैसा बेटा था आपका, कैसा ताल्लुक़ था आपका उसके साथ? बेटा ऐसा था मैम, जो माँ के पास ही रहने वाला था, माँ से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो बेटा ऐसा था ज़हीन और लायक, उसने अपने नाम को रोशन किया। हमें भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इज़्ज़त मिली। उसके नाम सुनकर फ़ख्र होता है कि मैं कैप्टन आकिब शहीद की वालिदा हूँ। दूसरा, मेरा बच्चा जो था सबसे अलहदा था। मैं कहती हूँ ऐसा कोई दुनिया में बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा जैसे मेरा आकिब था। खामोशी से अपने काम करने, खामोशी से बहन भाइयों का साथ देना। ये छोटे थे, इनके साथ हंसी मजाक करना। अब इनको उस दिन पता चला जब भाई शहीद हुआ तो पता चला कि हमारा साथ टूट गया। छोटे छोटे हैं तो माँ का तो साथ उस दिन टूट गया जिस दिन वो शहीद हो गया। माँ का तो जिगर का टुकड़ा था जो दुनिया से रुखसत हो गया। माँ की बर्दाश्त बहुत मुश्किल होती है, अब बर्दाश्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का जो उसने अपने नाम और हमें भी दुनिया में नाम लिखा गया कि ये शहीद के माँ बाप हैं। हमें बहुत फ़ख्र होता है, माशाल्लाह बहुत फ़ख्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इनको जो शहादत मिली है बलूचिस्तान में अवरान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया है, कोई याद, कोई बात, आखिरी बार क्या हुई जब बलूचिस्तान जा रहे थे ड्यूटी पे, कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है। मैं घर बना रही थी, मेरे पास 2 माह रहा है, 2 महीने की छुट्टी मेरे पास रहे है। कुछ दिन मेरे पास होता था, कुछ दिन यूनिट में चला जाता था। जिस दिन मेरा बेटा इधर से गया उसके संडे का दिन था, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी। तो फ्लाइट सुबह 7 बजे इसके अब्बू उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। छोटा भाई भी गया, अब्बू भी गया, छोड़ने गए हैं। गया फिर वापस जहाँ अपने कमरे में पहुँचे, कॉल की है कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। फिर शाम को रोज़ 8 बजे बात होती थी। तो उसकी शादी के दिन रखे हुए थे मैंने। अच्छा, 26 जुलाई को मेरे बेटे की शहादत हुई है, 14 अगस्त को मेरे बेटे का निकाह था। मैं उसकी चीज़ें ख़रीदने में भाग दौड़ कर रही थी। जिस दिन उसकी शहादत हुई है शाम को हम 8 बजे कॉल मिला रहे थे। ये छोटी ने भी की है, छोटे ने भी की है, कॉल नहीं लगी। उस टाइम मेरा बच्चा शहीद हो चुका था। तो हमें समझ नहीं आई कि भाई कॉल उनकी मसरूफ़ होगा, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेगा। इन छोटे कहते हैं हम मैसेज छोड़ते हैं भाई को कि जहाँ पे भी हैं मम्मी परेशान है तो आप कॉल करें।
उस टाइम आकिब की शहादत हो चुकी थी। अच्छा जी, तो हम मार्केट में गए हैं, ये इसके अब्बू और मैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें याद हैं, वो उसकी चीज़ें कुछ लेने गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो मेरा दिल घबरा गया। मैं इनको बोला वापस चलते हैं, मैंने कुछ नहीं ख़रीदना। ये कहते हैं आए जाए कुछ ख़रीद लेते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं ख़रीदना। घर आए बस ऐसे ही, फिर वो हमें तो पैगाम सुबह मिला। अच्छा, आकिब शहीद शाम 7 बजे हो गया था, जुम्मे का दिन था मेरे बच्चे का। जुम्मे वाले दिन अपना जुम्मे की नमाज भी पढ़ी, सारे काम अदा किए। कितना अच्छा दिन मिला है। जाज़बा आपकी आखिर क्या बात हुई थी भाई से? जब आगे भाई जब लास्ट संडे को गए थे तो उस वक्त मेरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। आपके बड़े भाई थे? जी, बड़े भाई। अच्छा। तो मुझे कह के गए थे कि बस अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना है, मैट्रिक तक तो परसेंटेज आ जाती है, एफर्ट्स तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करनी होती हैं। तो पढ़ाई को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे तो लास्ट टाइम वो यही बात कह के गए थे कि आपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस रहना है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो कॉलेज लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो फोकस्ड रहना है। कोई भी मुश्किल हो मुझे बताना, कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए मुझे बताना, ट्यूशन्स रखनी हो तो मुझे बताना, मैं अपने दोस्तों से कह दूँगा, उनमें से कोई ना कोई आपको पढ़ा देगा। ये मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी। अच्छा, मैं आपसे और भी बातें करूंगी, क्योंकि बहन भाई का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत और बड़ा अलग सा होता है कि आपस में एक दूसरे से हर तरह की बात भी शेयर करते हैं, और आपस में कोई शैतानी भी कर लें तो दूसरे को बोलते हैं कि मुझे कवर करना या ना पता लगे बचपन में कैसे थे। मैं आपसे पूछूंगी जावेद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जब कोई बच्चा हमारा जवान ख़ास तौर पर आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर एक जज्बा होता है शहादत का, कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात होती है कि मुझे शहादत मिले, क्योंकि हमारी फ़ौज सबसे मजबूत फ़ौज, इसलिए दुश्मन से डरता भी इसीलिए कि पाकिस्तानियों में शहादत का जज्बा होता है, वो चाहते हैं कि वो शहीद हों। कभी ऐसी कोई बात हुई थी आपकी बेटे से कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर? जो आर्मी में ज्वाइन करते हैं उन सबको ये बात मालूम होती है कि शहीद भी होना पड़ता है, तो जब ऐसा कोई मौका आता है तो कोई बंदा पीछे नहीं हटता। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो शहादत के टाइम आगे आए सबसे। जब भी वो इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करते थे तो हम भी खुश होते थे, वो भी खुश ही होता था। तो हमने भी अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी नामर रहे। कुछ बच्चों की माँ से ज़्यादा दोस्ती होती है, कुछ की बाप से बहुत दोस्ती होती है, कुछ शर्माते हैं, नहीं शेयर करते अपनी फीलिंग्स के क्या सोच रहे हैं। किस तरह के थे वो? नहीं, जैसे सब फीलिंग के सब उसके तल्लुकात तो माँ बाप दोनों से एक जैसे ही थे। अम्मी के ज़्यादा ही क्लोज़ था और बातें तो हर तरह की हमारे साथ शेयर करता रहता था। मैं आपसे वही सवाल जाज़बा करूँगी कि मतलब भाई के साथ बचपन कैसा गुजरा था आपका? मतलब कभी ऐसे होता था कि अम्मी ने डांटना है या अब्बू से डांट पड़नी है तो भाई बचा लेते थे? अम्मी तो नहीं डांटती थी, अब्बू भी नहीं डांटते। मैंने मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। कभी कभार पढ़ाई पे अगर डांट पड़ जाती थी ना तो आके भाई कहते थे कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ा लूँगा। मैं बचपन में थोड़ी वीक थी स्टडीज़ को लेके, तो उस पर डांट पड़ जाती थी कभी कभार। ये एक टॉपिक था जिस पर कभी डांट पिटी है मुझे। अच्छा। तो उस पर भी आके भाई कवर अप कर लेते थे, कोई बात नहीं। हमने स्कूलिंग भी साथ की है, कॉलेज भी साथ किया। जब वो सेकेंड ईयर में थे तो हम 2 क्लास में, मैं 2 क्लास में थी और उस्मान 3 क्लास काफ़ी में। छोटी हैं उनसे? जी, मैं काफ़ी छोटी हूँ। तो जब वो सेकेंड ईयर में थे तो मैं 2 क्लास में थी, तो हम साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। जब ऑफ हो जाता था तो नॉर्मली लोग वैन्स का वेट करते थे, हम लोग अपने सिबलिंग्स का वेट करते थे, भाई का वेट करते थे। आपसे फरमाइशें होती थी कि अम्मी ये पकाएं, मैं छुट्टी पे आ रहा हूँ, मुझे ये खाना, आज मैं पहुँचूँगा तो आपने ये बना के रखना है? बेटा उसकी, हम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी के माहौल में ना उसको ज़्यादातर मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती थी। ये पंजाबी सारे मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। तो वो बेटा बहुत ज़्यादा ना पराठे खाता था, देसी घी के पराठे खाने। हम अभी भी इधर रहते हैं, हमने दूसरा घी इस्तेमाल नहीं कभी किया, मेरी फैमिली नहीं खा सकती। तो दूध शेक पीता था, जिस चीज़ का मौसम है उस चीज़ का। मैंगो का है तो मैंगो का, बनाना का है तो बनाना का, एप्पल का है तो एप्पल का, शेक ही पीना है। अच्छा। चाय वगैरह नहीं पीता था। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी हार्ड होती है, तो जावेद साहब उन दिनों में कभी फ़ोन तो नहीं आया था कि अब्बू बड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन मैं करूँगा, कर जाऊँगा? नहीं, ऐसी कभी कोई उनसे बात नहीं हुई कि जब भी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कभी इस तरह का कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें महसूस हो कि वो वहाँ पे तंग है। वो हमेशा खुश रहे। और फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है वो उस हिसाब से बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होती। कहने के लिए मुश्किल होती बहुत टफ है, लेकिन वो उस माहौल में ढल जाते हैं। उनका ख्याल भी उसी हिसाब से रखा जाता है कि जितनी ट्रेनिंग अगर मुश्किल है तो उनको ख्याल भी उसी हिसाब से रखा जाता है। हमारे जो जवान है माशाल्लाह वो इतना मतलब पॉलिश हो जाते हैं कि इस ट्रेनिंग में ज़ाहिर है उनको तमाम सहूलियात भी दी जाती हैं, हर तरह से ख्याल भी रखा जाता है। फिर ये जज्बा जिसकी जावेद साहब ने बात की कि ये यूजुअली पता होता है कि शहादत मिल सकती है, शहादत मिलेगी, और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है,
हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है। अच्छा, हालिया जो हालात व वाक़यात है, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी आप ज़रूर बात करें। जो ख़ास तौर पर 9 मई का वाक़या पेश आया था, उस पर मैं चाहूँगी। अब 9 मई के वाक़या से हम अगर बात करें तो 9 मई के वाक़या में हमें बहुत दुख है। हम खुश थे, हमारा बेटा शहीद हो गया, हमें इस कौम के लिए शहादत का रुतबा मिला। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी आवाम जो है या हमारी जो कौम है वो इस लेवल पे आ जाएगी कि अपनी ही मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को जलाना शुरू कर देगी, गिराना शुरू कर देगी, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगी। इस पे दुख होता है कि ऐसी बात अगर अपनी आवाम अपनी ही चीज़ें जलाना शुरू कर दे, तो इस पे हमें बहुत दुख है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये गलत काम किए हैं उनको उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े खोए हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में, जो हमारा और आपका सबका है, उसमें सांस ले रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था कि आप इस हद तक चले जाते कि आप उनकी जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाते, उनकी बेहुरमती करते, जिनकी वजह से आज आप इस मुल्क में आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, अपने अपने घरों में अपनी ईद मना रहे हैं। इस पे बिल्कुल सख्ती से तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आंटी आप आकिब के बचपन के बारे में, उसकी यादें कुछ शेयर करें। जाहिर है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी अपनी फरमाइशें होती हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं कि आज मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने ये चीज़ लिए बगैर नहीं जाना। कुछ बिल्कुल फरमाइश नहीं करते। बस वो तो फरमाइश नहीं करता था। स्कूल जाते वक्त भी कभी नहीं उसने कहा था कि मम्मा मुझे कुछ देगी तो मैं जाऊँगा। ना ही स्कूल जाने के लिए उसने कोई शोर शराबा कभी किया था। अपने खुश होकर स्कूल में जाता था, खुश होकर वापस आता था। मैं खुद छोड़ने जाती थी, खुद लेने जाती थी। मैं कराची में भी, वो छोटा सा था, कुछ 6 साल का था तो हम लेके आए। पहले गांव में पढ़ता था, वहाँ से इधर शिफ्ट हुए हैं तो इधर लेके आए हैं। माशाल्लाह उसको मैं खुद, जब वो मैट्रिक तक उसको मैं खुद छोड़ा है। वैन पे मैं खुद बिठाने आती थी, खुद मुझे इंतज़ार होता था कि इस टाइम पे आकिब की वैन आएगी, मैं आगे से बैग उठा के ले आऊँगी, उसको पानी वाली बोतल ले आऊँगी। फरमाइश मेरे बेटे ने आज तक नहीं की। कुछ बच्चे बड़े ख़ास होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ख़ास बच्चों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो अल्लाह को भी बड़े प्यारे होते हैं। वो अल्लाह के बने हुए फूल थे। सही जो हमारे पास आए थे वो अल्लाह ने हमारे से अपने तोहफे वापस ले लिए। हमारे पास तो तोहफे आए थे। मेरा बच्चा इस तरह था कि इधर बैठा है तब भी खामोशी से, जहाँ भी जाना है खामोशी से अपने काम करता था। ना कोई शरारत करनी, ना कोई किसी से लड़ाई करनी। उसकी चीज़ें गुम हो जाती थी, वो घर आके रोता था कि मेरी चीज़ें गुम हो गई हैं। अच्छा। बच्चों से नहीं लेनी, बच्चों से नहीं लेनी। अच्छा जाज़बा, आखिरी ईद कौन सी भाई के साथ गुजरी? आखिरी जब आकिब भाई ने ज्वाइन किया है आर्मी, तो उसके बाद उनकी जो 6 साल का ड्यूरेशन था ना, उसमें ज़्यादातर ईद वो वहीं गुजारते थे क्योंकि ऑफ नहीं मिलता था उनको। सबसे जूनियर होते थे तो यूनिट में, तो इसलिए ज़्यादातर उनको ऑफ नहीं मिलता था। लास्ट उन्होंने ना बकरा ईद पे हमें एक सरप्राइज़ दिया था। तो बकरा ईद पे पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, और फिर शाम में वो आए और हम लोग ना, मतलब हमारे घर की वो विंडो है बाहर की तरफ, उस वक्त वो विंडो थी, तो हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो उस विंडो से उन्होंने आवाज़ दी थी दरवाज़ा खोलो। वो ईद उन्होंने हमारे साथ की थी आखिरी, जो मुझे याद है, जो मतलब बहुत डिफरेंट थी। जिस तरह माशाल्लाह आप लोग तो ताल्लुक़ आपका पंजाब से भी है, पंजाब में बड़ा ही होता है कि जानवर पहले ले आएँ और ज़रा उसका ख्याल रखें, फिर खुशी के साथ उसकी कुर्बानी की जाए। तो कोई शौक़ था आकिब को भी कि इस तरह अबू मैं आपके साथ मंडी चलता हूँ, या जानवर लेके आते हैं, या उसको थोड़ा रखेंगे, टहलाएंगे, खिलाएंगे? बचपन कैसा था आकिब का? ईद के दिनों में तो बचपन उनके, जब वो मैट्रिक में थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक थे, तो उनको हम मंडी ले जाया करते थे। वो जाते थे हमारे साथ मंडी में और जानवर अपनी पसंद का वो बताते थे कि ये मुझे अबू पसंद है, तो हम ख़रीद के ले आते रहते थे। तो जानवरों को पालने का उसको बहुत शौक़ था। तो गांव में भी जब जाते थे तो जानवरों में घुल मिल जाता था। उसकी कई तस्वीरें ऐसी हैं जो उसने अपने जानवरों के साथ बनवाई थी। तो अभी तो यूनिट में बताते थे कैसी ईद गुजरती है? यूनिट में तो ड्यूटी वाले दिन ड्यूटी ही होती है, तकरीबन मसरूफ़ ही गुजरती है, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो कुछ लोग छुट्टी पे होते हैं, कुछ ईद पढ़ रहे होते हैं। जिनकी ड्यूटी होती है वो ड्यूटी पे ही रहते हैं। तो उस हिसाब से फिर यूनिट में जो लोग हों उनमें अगर ड्यूटी है तो फिर आप ड्यूटी पे जाएंगे, और अगर ऑफ है तो फिर आप ईद जैसे आम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह फ़ौजी भी जो है अपनी अपनी मस्जिद में नमाजी ईदन वगैरह अदा करते हैं। तो इसी हिसाब से ईद उसकी भी गुजरती थी। जो 2-4 ईदें उसकी गुजरी इधर इस दुनिया में, क्योंकि उसने टोटल 6 साल सर्विस की, जिसमें से 2 साल ट्रेनिंग, 4 साल टोटल उसकी सर्विस थी बाहर कमीशन की। सही। तो उसमें टोटल 8 ईदें आई, जिनमें से एक ईद उसने घर में गुजारी, बाकी 7 जो है वो ड्यूटी पे ही रही।
भाई के साथ जाहिर है दोस्ती भी होगी। ईदी मिलती थी जब उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी उसके बाद? जी बिल्कुल मिलती थी। अच्छा, ईदी कैसे, मतलब लड़ाई तो नहीं होती थी कि थोड़ी है ज़्यादा नहीं? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलती थी। अच्छा अच्छा, दोनों को, छोटे भाई को भी? दोनों। तो ईदी, मतलब ईदी जब मिलती है तो बाकायदा फिर वो होता है ना, बैठो भी ईदी मिलती है, अभी देता हूँ। नहीं, वो बिना मांगे ही दे देते। तंग तो वो करते रहते थे, कभी खाली एनवेलप दे देते थे, कभी एनवेलप पे लिखा होता था अंदर खाली होगा, इमोजी बना होता था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही देते थे हमेशा। जब जिस तरह कि अभी आंटी ने बताया था कि शादी उनकी फिक्स हो गई थी, तो शादी को लेके कितने खुश थे? शादी मतलब तैयार थे कि आप शादी करनी है? बेटा मैंने सब चीज़ें आर्डर पे बनवाई थी। इस कराची पूरे जो हम फिर के ना, तो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने अपनी बहू के आर्डर पे बनवाए थे, बेटी के और बहू के दोनों पे। जिस दिन मेरे बच्चे की शहादत हुई, जुम्मे को शहादत हुई, हफ्ते को हमें कॉल आई कि वो ड्रेस अपने तैयार हैं, लेके जाए। उस दिन हम गाँव पहुँचे हुए थे, आकिब की शहादत हो चुकी थी। बस वो टाइम अभी भी याद आवे ना, तो इस तरह लगता है कि जैसे कोई अभी पैगाम दे रहा है आकिब की शहादत का। बड़ी खुशी से ये काम कर रहे थे। हमने कराची शहर में, हम सरगोदा के रहने वाले हैं, अपने मरबे वाले हैं, अपनी हर चीज़ है, किस चीज़ की हमें कमी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके लिए, उसकी खातिर हमने कराची में घर बनाया, सब कुछ। वो कहता था मामा हमने गाँव में शिफ्ट नहीं होना, हम इधर ही रहेंगे। तो उसके लिए हमने माशाल्लाह घर बनाया। घर का काम हो रहा था उन्हीं दिनों में, उसकी कराची में उन्हीं दिनों में मंगनी की, उन्हीं दिनों में सारे दिन रखे थे। फिर बच्चों को मैसेज करता था, दोस्तों को, कि मैं ईद पे नहीं आऊँगा, मैं अपनी शादी पे ही आऊँगा। अभी भी वो मैसेज बच्चों के पास है ना, उसके दोस्तों के पास। जब इस तरह शादी आप लोगों ने तय कर दी, यूनिट में थे, आपसे बात होती होगी तैयारियों के हवाले से कि मैं आऊँगा तो देखूँगा, यहाँ सब आप ही कर रहे थे? उसकी शादी की तैयारी हम ही सारी कर रहे थे, और उसको वैसे हम अपडेट करते रहते थे कि अभी आज हमने ये काम कर दिया, और वो ऐसे गाइड करता रहता था कि अब। तो शादी फैमिली में ही कर रहे थे आप लोग? नहीं, शादी फैमिली में नहीं थी, वो व्याड़ी के रहने वाले हैं जो। अच्छा, आप लोग अपनी पसंद से कर रहे थे? नहीं, बेटे की शादी पसंद थी, बस कुदरत को जो मंजूर था कि। तो शहादत के बाद कब तक मतलब जज्बे का कि उन्होंने पहुंचा दिया था आप लोगों तक? एक दिन शाम में वो शहीद हुए थे, तो दूसरे दिन शाम तक जो है वो उसके जस्ते खाकी हमारे सरगोदा आया होगा ना? सरगोदा पहुंचाया था। उस दिन जुलाई थी, मौसम ख़राब था, तो ना तो सरगोदा में लैंडिंग की थी और ना ही इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट था वो इस वक्त जो है मौजूद नहीं हो रहा था। वेदर कंडीशन ख़राब थी दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो जब वेदर थोड़ा ठीक हुआ तो उस वक्त फिर सरगोदा में तैयारी ने लैंड किया और वहाँ तक वो ले आए। वहाँ से फिर एम्बुलेंस में हमें गाँव में जस्ते खाकी दिया गया। बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो कि ज़ाहिर है आप दोनों माँ बाप हैं, आपने इतनी चाहत से पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, इतना ख्याल रखा, फिर अपनी ख्वाहिश से उसको मतलब आपने आर्मी भी ज्वाइन करवाई। लेकिन वही बात है कि फ़ख्र बहुत है और पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस है कैप्टन आकिब जावेद, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करे। और जितनी दुआ की जाए गम है, हम तो हर लम्हे में याद रखते हैं अपने शौहदा को। मैं चाहूँगी ईद का ख़ास मौका है, जावेद साहब को ख़ास मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ईद के ऊपर हम अपनी पूरी कौम को यही मैसेज देंगे कि वो शौहदा के लिए जैसे पहले अवाम ने किया है 9 मई को, इस तरह के काम ना करें। अगर हम बात करें कर्नल कैप्टन शेर या रफ़ीकी शहीद की, तो जिनके यादगारें जलाई गई, हमें उन चीज़ पे अपने बेटे से ज़्यादा दुख है कि उनकी यादगार जो थी वो जला दी गई या गिरा दी गई। इस तरह का काम ना करें। ईद के ऊपर हमारी खुशियों में भी शामिल हों, अपनी खुशियों को भी खुशियाँ समझें, और इस तरह का कोई काम ना करें जो 9 मई को हुआ। दासबा, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, आपने जब ये सब कुछ देखा आपने क्या सोचा, आपके ज़हन में क्या था और आप क्या मैसेज देंगे? पहली चीज़ तो मेरे माइंड में ये आई थी कि जिन लोगों के लिए मेरे भाई ने सेक्रीफाइस किया वो लोग उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो सेक्रीफाइस का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो वो कितने हर्ट हो रहे होंगे वहाँ से देख के वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मेरे माइंड में ट्रिगर हुई थी। एंड द सेकंड थिंग कि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हमें भी रिस्पेक्ट दी जाए जितनी हम डिज़र्व करते हैं। दैट्स इट। उनको ज़्यादा खुशी मिल रही होगी जब उन्हें ये नज़र आएगा कि जिनको हम छोड़ के गए, जो हमारे प्यारे थे, जिनके लिए हमने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बेटा मैं बस जो आपके सवाल जवाब दिए हैं बहुत है। मैं बेटे के बारे में बोल नहीं सकती थी, मैं आज बहुत बोल लिया है। बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इसी तरह खुश रहें, अपने बच्चों के सर पर आप सलामत रहें। और ये माशाल्लाह 2 आपके इतने प्यारे बच्चे इतने लाइक हो रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अभी मुझे जाज़बा ने बताया कि आगे ये CSS की तैयारी करेंगी, मतलब इनको इतना शौक़ है पढ़ाई का, और ये भी इंशाल्लाह हमारे कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बनेंगे, भी अपने पेरेंट्स के लिए तो हैं ही। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया परवीन आंटी, आप तशरीफ़ लाई, जाज़बा आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे शहदा हमारे सरों का ताज हैं, हमें अपने हर लम्हे में उन्हें याद रखना है। खुशी का मौका हम उन्हें कैसे भूल सकते थे, अपने फ़ख्र को हम कैसे भूल सकते थे। इसके साथ ही मैं यही कहूँगी कि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्विस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना, अगर आप किसी को भी जानते हैं उसकी निशानदेही करें ताकि उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही अल्लाह तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।